चाइना के बाद अब भारत में भी HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ने दस्तक दे दी है और लोग इस नई बीमारी से कहीं ना कहीं खौफ में हैं। लोगों ने इसकी तुलना कोविड से भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड की तरह गंभीर होने वाली बीमारी नहीं है। अब ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि ये नई बीमारी जिसे HMPV कहा जा रहा है, ये कहाँ से आई और इससे क्या हो सकता है, इसके क्या लक्षण हैं। तो यही जानने के लिए आज हम भी लैब में पहुंचे हैं और ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी। तो उनसे ही हम जानेंगे। भाटी जी, इन दिनों HMPV जो नई बीमारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग खौफ में हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये वायरस है क्या और ये कहाँ से आया। बिल्कुल, देखिए ये भी एक तरह की सांस से संबंधित बीमारी करने वाला वायरस है, पर ये कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को हम बहुत पहले से जानते हैं, लगभग 25 साल के करीब हो गए हैं। पहला जो इसका केस देखा गया था वो 2001 के अंदर नीदरलैंड के अंदर देखा गया था और उसके बाद 2005 के अंदर USA में भी इसके केसेस देखे गए। इवन भारत में भी 2006 के अंदर इसके केसेस देखे गए थे। तो नया नहीं है और इसका नाम पूरा है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि एक तरह का सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी वायरस ही है। तो सर, अगर इसके मीनिंग को समझना चाहें तो वो कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी तो ये डिसीज है, तो इसको अगर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, क्या मीनिंग है इसका? देखिए, इसमें जैसे वायरस का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, कोविड के समय भी हमने डिफरेंट वेरिएंट का नॉमेनक्लेचर किया था। तो जो आपके रेस्पिरेटरी वायरसेस है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, स्वाइन फ्लू, H1N1, एडिनो वायरस, RSV, इस तरह के डिफरेंट वायरसेस। तो इसीलिए इसका मेटा न्यूमो वायरस करके इसलिए दिया गया है। मेटा इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब मिड में। सो इसमें दो तरह के वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उन तरह के कुछ जेनेटिक इसके अंदर चेंजेस है, इस वजह से ये साइंटिफिकली इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे किया गया है। तो HMPV भी क्या कोविड की तरह ही है, क्योंकि लोग तो अब इसको कोविड से भी कंपेयर करने लगे हैं। हालांकि भारत सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है यहाँ पर, तो वो भी हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि क्या करना चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नहीं, बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोविड से इसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कोविड तो एक बिल्कुल ही नई तरह का वायरस था। उसके बारे में तो हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर ये नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। ज़्यादातर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब जो गले के सिम्टम हो गए, जैसे कफ होना, सोर थ्रोट होना, नेजल कंजेशन होना, इस तरह के लक्षण कॉज करता है। और कुछ लोगों में फिर ये लोअर रेस्पिरेटरी भी, निमोनिया भी कॉज करता है। और ये भी पता है कि ये ज़्यादा छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है या एल्डरली पॉपुलेशन, या जैसे और भी वायरस बिहेव करते हैं कि भाई जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनको पहले से प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो डॉक्टर भाटी, जैसे ये बताया जा रहा है कि ये सेल्फ लिमिटेशन वाला वायरस है, 4 से 5 दिनों में ठीक हो सकते हैं, पर सवाल यहाँ पे ये भी, क्या ये RN से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? हाँ, तो देखिए सेल्फ लिमिटिंग तो है ये वायरस, और ये वायरस भी म्यूटेट करता है। RNA वायरस जैसे और RNA वायरस म्यूटेट करते हैं, ऐसे ये म्यूटेट करता है। मतलब म्यूटेशन का मतलब वो अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है। पर पिछले अगर इतने सालों के अंदर हम देखें तो वायरस ने इतना ज़्यादा अपने अंदर चेंज नहीं किया है, इतना बदलाव नहीं किया है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये भी इन्फेक्शन, मतलब ट्रांसमिशन तो ऐसे ही होता है जैसे और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होते थे। जैसे कोविड होता था कि भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से अगर कोई खांसता छींकता है तो वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है उसमें भी यही चीज़ें बताई गई है कि आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए रेस्पिरेटरी एटिकेट फॉलो करने, मतलब छींकते खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लक्षण है तो आप मास्क पहने, ताकि आप वो इन्फेक्शन किसी और को स्प्रेड ना करें, चाहे किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो। छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादा ये बीमारी जो है देखने के लिए मिल रही है, और इंडिया की भी बात करें तो करीबन अब तक 7 केसेस यहाँ पर देखे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और है कि ये कितना ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये फैल सकता है।
देखिए, एक तो यहाँ पे नंबर्स को लेके हम बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि नंबर्स तो बढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे नंबर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा हमें ये देखना होता है कि कोई सीवियरिटी तो नहीं है, बीमारी की गंभीरता तो ये वायरस नहीं कर रहा। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है कि हमें जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसके ऊपर भी डेटा अपलोड करना पड़ता है कि भाई जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जैसे सर्दी खांसी जुकाम ऐसे वाले सिम्टम लंबे समय तक रह रहे हैं, या जिनको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस रह रही है, मतलब 10 दिन से ज़्यादा तक खांसी नहीं जा रही, बुखार नहीं जा रहा, तो उनका डेटा अपलोड होना है ताकि गवर्नमेंट ये देख सके कि भाई रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं कि नहीं। रही बात, जैसा आपने इस वायरस की बात की, ये भी कंटेजियस है, संक्रामक है, पर उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं है जितना कोविड है। बट यस, अगर आप क्लोज्ड एरिया में, क्लोज्ड जगह पर हैं तो डेफिनेटली आप संक्रमण एक दूसरे को दे सकते हैं। और दूसरा, जैसे बार बार हम कहते हैं कि आप सरफेस को कोई भी टच कर रहे हो, उस सरफेस को टच करने के बाद अपने फेस पे हाथ लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा, जैसे बच्चों के लिए खास तौर पे बात की जा रही है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है, एंटीबॉडीज इन तरह के वायरस के अगेंस्ट बनी नहीं होती है, इसलिए बच्चों के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है। सर, तो क्या अभी यहाँ पर इसके लिए तो कोई वैक्सीन है नहीं, तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स हो तो इसकी जो टेस्टिंग है तो क्या वो नॉर्मल तरीके से होती है या इसका कोई अलग टेस्ट है? इसके लिए ऑलरेडी किट्स वगैरह अवेलेबल है और टेस्टिंग होती है। और आजकल तो मल्टीप्लेक्स, मतलब एक ही किट के अंदर सभी तरह के वायरल इन्फेक्शंस का हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू भी आ जाता है, आरएसवी भी, एडिनोवायरस, CHMPV सभी आ जाता है। बट फिलहाल क्योंकि ये वायरस उतना ज़्यादा घातक नहीं होता, क्योंकि वायरस में ये देखा जाता है कि कितना घातक है, कितना संक्रामक है, पर गवर्नमेंट इस वजह से बार बार इस चीज़ को लेकर अलर्ट कर रही है, अवेयर कर रही है, ताकि लोग पैनिक ना हो। क्योंकि केसेस जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उसमें हमें ये नहीं पता होता कि किसको सीवियर इन्फेक्शन हो, क्योंकि कई बुजुर्ग भी होते हैं, कई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन रेट को कम करना ज़रूरी होता है। बस एक आखिरी सवाल है कि आपने बताया कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, और गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइन अपनी जारी कर ही दी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि ये बताएं कि इससे डरने की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लेना ही मात्र वो है, और अगर इस तरीके के सिम्टम हो तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, और क्या कुछ खान पान शामिल करें तो उससे बचा जा सकता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, और जैसे गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रही है कि इसको लेकर पैनिक आपको नहीं करना, अवेयर रहना, अपडेटेड रहना है, आपको जानकारी ज़रूर लेनी है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एडवाइजरी आए आप उसको फॉलो करना है। और रही बात कि डेफिनेटली किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना पड़ता है, और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए डेफिनेटली वही आप अपनी डाइट ठीक रखिए, अपनी नींद ठीक रखिए, घर के अंदर जब भी आप एंटर करते हो तो आप अपने हैंड वॉश वगैरह ठीक तरीके से करें, क्योंकि घर के अंदर बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एज अ कैरियर बन के वो इन्फेक्शन उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और रही बात टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे दिशा निर्देश और आएंगे उस तरह से टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो टेस्ट किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग जिनको पहले से अस्थमा, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो अगर उनके डॉक्टर बोलते हैं तो जो फ्लू वाली वैक्सीन है हर साल जो अपडेट होती है, तो वो वैक्सीन वो लगा सकते हैं। सर, बस एक चीज़ और पूछना है कि चूंकि आपने बताया कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी है, तो क्या सर्विलांस जितना ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ केसेस सामने ज़्यादा आएंगे? सर्विलांस की वजह से भी ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब हमारे पास टेस्टिंग की सुविधाएं भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सर्विलेंस गवर्नमेंट के स्तर पे होता है, वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम करती रहती है। सर्विलेंस का मतलब ये है कि आप ये जान लें कि किस तरह का वायरस है और उस वायरस में कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, ताकि उसका जीनोम सिक्वेंसिंग वगैरह कर सके, तो वो गवर्नमेंट का काम है। व्यक्तिगत तौर पे तो हम लोगों को वही जो बेसिक सावधानियां हैं वही ध्यान रखनी है। बट हाँ, अगर आपके लक्षण कुछ दिनों तक ठीक नहीं हो रहे, 8-10 दिन हो गए हैं, आपका फीवर नहीं जा रहा, तो वहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना है। हाइड्रेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खास तौर पे क्योंकि सर्दियों में वाटर इनटेक हमारा कम रहता है। सीजनल रीजनल वेजिटेबल वगैरह का आप इस्तेमाल करें, नींद ठीक रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ध्यान रखें, और सही सोर्स से सही इन्फॉर्मेशन लें ताकि किसी भी तरह का आप फियर, एंग्जाइटी या पैनिक में ना रहें। तो आपने देखा, ये थे डॉक्टर भाटी जो कि हमें बता रहे थे कि HMPV जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है और इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि
खुद को सुरक्षित रखने की और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसा कि भारत सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनको फॉलो करें। और अगर आपको खांसी जुकाम 2-3 दिन से ज़्यादा रहता है तो सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की बताई